सीएम धामी ने ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी की जयंती पर किया नमन। कहा, सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए कार्य उत्कृष्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी पर किया हमला। कहा, उत्तराखंड में अब आपका कोई नाम लेवा भी नहीं। आज को ले गए हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान। कहा, गौरीकुंड केदारनाथ के बीच चलेंगे ऑल टेरेन व्हीकल। सुशांत राजपूत के नाम से बनेंगे सेल्फी पॉइंट। रुड़की रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, आतंकी संगठन ने भेजा पत्र। खौफ के बीच ट्रेनों को खंगाला। उत्तराखंड में ओलावृष्टि और अंधड़ को लेकर अलर्ट जारी। पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने से 3 बदला रह सकता है मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर से, जहां पर देहरादून की खबर से बता रहे हैं आपको राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नेताओं का पैनल बनाया गया है और इसके साथ ही 10 नेताओं का पैनल बनाकर हाईकमान को भेजा भी गया है और नेता त्रिवेंद्र रावत, कुलदीप कुमार समेत 10 नाम शामिल किए गए हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 10 नेताओं का पैनल बनाया गया है और राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव भी प्रस्तावित है। तो 10 जून को चुनाव भी प्रस्तावित किए गए हैं और इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नेताओं का एक पैनल भी बनाया गया है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर 10 नेताओं का पैनल बनाकर हाई कमान को भी भेजा गया है। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं जहां पर नेता त्रिवेंद्र रावत, कुलदीप कुमार समेत 10 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं पैनल में और राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव भी होने हैं। तो राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव होने हैं और राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नेताओं का एक पैनल बनाया गया है और पार्टी हाईकमान को भी भेजा गया है। 10 नेताओं का जो पैनल बनाया गया है उसे हाईकमान को भी भेजा गया है और नेता त्रिवेंद्र रावत, कुलदीप कुमार समेत 10 नाम इस पैनल में शामिल किए गए हैं। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर राज्यसभा की एक सीट के लिए 10 जून को चुनाव भी प्रस्तावित किए गए हैं और पार्टी ने 10 नेताओं और इसके साथ ही 10 नेताओं का पैनल बनाया गया है और हाईकमान को भेजा भी गया है। जो 10 नेताओं के नाम शामिल किए गए हैं पैनल में उसे हाईकमान को भी भेजा गया है और आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा में एक सीट के लिए चुनाव होने हैं राज्यसभा की और इसके साथ ही 10 जून को चुनाव होने हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, 10 जून को राज्यसभा का चुनाव होना है और इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव के लिए 10 नेताओं का एक पैनल बनाया गया है जो कि पार्टी हाईकमान को भेजा भी गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है आपको? देखिए, बिल्कुल जो उत्तराखंड की जो एक राज्यसभा सीट है उस प्रदीप टम्टा जी जो हैं उनका कार्यकाल वो पूरा हो जाएगा। 10 तारीख को इस पे वोटिंग होनी है। 7 जून से जो विधानसभा का सत्र गैरसैंण में होगा उस दौरान ही इस सीट के लिए वोटिंग की जाएगी। इसको लेकर के भाजपा ने जो है अपने 10 नामों को जो है प्रस्तावित किया है। 10 नामों की लिस्ट है उनको भेजा है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ साथ जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता ज्योति प्रसाद गैरोला हैं उनका भी नाम है। साथ ही कुलदीप जो है कुलदीप जी उनका भी नाम है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके करीब 10 नामों की एक लिस्ट बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। उसको जो है केंद्रीय पर्यवेक्षक को भेजा है जिसके बाद केंद्रीय जो समिति है वो इसमें अंतिम नाम पर जो है वो मोहर लगाएगी किस नाम को राज्यसभा में भेजा जाएगा। जी अभिषेक, हाईकमान को ये पैनल के नाम भेजे जा चुके हैं और कब तक के ये पूरा मामला जो है नामों का वो साफ हो जाएगा? देखिए, आज 22 तारीख है और 10 तारीख को वोटिंग होनी है। 7 तारीख को सत्र भी है। तो उम्मीद है कि अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में जो नाम जो है ये नाम को लेकर जो संशय है वो साफ हो जाएगा
और जो नाम है वो उसकी घोषणा हो जाएगी कि किसको भारतीय जनता पार्टी जो है राज्यसभा में भेजने की तैयारी कर रही है। जी, पूरी जानकारी देने के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। तो यहाँ पर देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहाँ पर 10 नेताओं का एक पैनल बनाया गया है और उस पैनल के नामों को पार्टी हाईकमान को भेज दिया गया है और राज्यसभा की एक सीट पर 10 जून को चुनाव भी होने वाले हैं। चमोली से खबर आ रही है, चमोली से आपको खबर बता दें, जहां पर आज हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले गए हैं और सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब और इसके साथ ही देश विदेश से भारी संख्या में हर साल तीर्थ यात्रा के लिए यहां पहुंचते हैं और इस साल प्रत्येक दिन 5000 तीर्थयात्री यात्रा कर सकेंगे, दर्शन कर सकेंगे और यात्रियों को ऑनलाइन या ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा। तो आज हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले गए हैं और सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब कपाट, जहां पर देश और विदेश से भारी संख्या में यहां पर श्रद्धालु तीर्थयात्री पहुंचते हैं। तो आज हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए हैं और इसके साथ ही 5000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले जा चुके हैं आज और सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी कहा जाता है हेमकुंड। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर न सिर्फ देश से बल्कि विदेशों से भी तीर्थयात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो इस साल भी प्रत्येक दिन 5000 तीर्थयात्री दर्शन कर सकेंगे और यात्रियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना अनिवार्य होगा। रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर प्रेस क्लब महानगर का वार्षिक चुनाव जारी है और सुबह 10 बजे से चुनाव की वोटिंग शुरू हो गई है और प्रेस क्लब के सदस्यों में चुनाव को लेकर खासा उत्साह भी नजर आ रहा है और अध्यक्ष पद पर चुनाव मैदान में मोहम्मद तहसीन व हरिओम गिरी सामने हैं और महासचिव पद पर प्रिंस शर्मा, कृष्ण गोपाल, देवेंद्र वर्मा में टक्कर भी देखी जा रही है। तो सचिव पद पर सलमान मलिक व सुनील पटेल चुनाव मैदान में हैं और दोपहर 2 बजे ये चुनाव संपन्न भी होगा और 4 बजे इसके नतीजे भी आ जाएंगे। तो प्रेस क्लब महानगर का वार्षिक चुनाव जारी है और सुबह 10 बजे से ये चुनाव हो रहा है और आज शाम को ही स्पष्ट भी हो जाएगा और नतीजे भी आ जाएंगे। तो शाम 4 बजे नतीजे भी आने हैं। प्रेस क्लब महानगर का वार्षिक चुनाव हो रहा है आज। हरिद्वार से खबर आ रही है, जहां पर 15 महीने के बच्चे के साथ महिला ने नहर में छलांग लगा दी है। तो हरिद्वार से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर गंग नहर में कूदकर महिला ने आत्महत्या कर ली है और सूचना पर पुलिस भी पहुंची है। तो गृह कलेश के चलते महिला ने आत्महत्या की है और घटना की सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप भी मचा हुआ है। वहीं गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास भी किया जा रहा है। बहादुराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 15 महीने के बच्चे के साथ महिला ने नहर में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तो गोताखोरों की मदद से शव को ढूंढने का प्रयास भी जारी है और बहादुराबाद थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गृह कलेश के चलते महिला ने नदी में छलांग लगा दी है और 15 महीने के बच्चे को साथ में लेकर के महिला ने नदी में छलांग लगा दी है और गोताखोरों की मदद से शव की शिनाख्त भी की जा रही है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन किसान सेना से जुड़े किसान नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोशनाबाद कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर अपनी 14 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन सौंपा है और वहीं एडीएम नूपुर वर्मा के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रेषित किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि किसानों की जो मांगे रही हैं, जैसे कि इन सभी मांगों के साथ ही साथ अन्य मांगों को पूरा करने की भी मांग की गई है और साथ ही कहा है कि सरकारी शासन
शासन स्तर पर हमारी सभी मांगे पूरी की जाए। मांगी पूरी न होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। उसे काटने का क्या अधिकार है? कॉल कैसे हमने जो आज ज्ञापन दिया है उसमें हमारे कुछ स्थानीय मुद्दे हैं और कुछ एक एमएसपी की गारंटीड कानून के लिए और किसानों को फ्री बिजली, 12 के लिए फ्री बिजली, खाद और बीज की जो समस्या आ रही है उसके लिए, और बहुत सारे 13 मुद्दे हैं इस तरह के। कुछ स्थानीय मुद्दे हैं जैसे रुड़की में जो है अवैध वसूली स्कूलों द्वारा की जा रही है और एक स्कूल है उसके सामने जो है इतना जोड़ भरा हुआ कि आदमी पैदल भी निकल सकता, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही। उसके सौंदर्यीकरण की जो गाथा गाते हैं ये लोग कि रुड़की सुंदर रुड़की, ये रुड़की वो रुड़की, वहाँ का हाल उन्हें बताया गया है। दूसरे जो गांव के वो थे हमारे जोहड़, उनकी सफाई के लिए दिया गया है। एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है और ये यहाँ से वहाँ तक ज्ञापन, इनकी जो मांग है वो पहुँचाई जाएगी। इसमें किसान आयोग का गठन लिखा है इन्होंने कि किसान आयोग का गठन जो मुख्य बिंदु हैं, दूसरा एमएसपी गारंटीड लागू के लिए, और उसके अलावा बिजली विभाग से इनकी कुछ शिकायतें हैं। हरिद्वार में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां आधी रात हर की पैड़ी पर बिना किसी पूर्व सूचना के गंगा में भारी मात्रा में पानी छोड़ दिया गया और जिससे ब्रह्मकुंड पर गंगा का जल स्तर काफी हद तक बढ़ गया। गंगा का अचानक बढ़ा जल स्तर ब्रह्मकुंड पर आरती स्थल और मालवीय घाट तक जा पहुंचा है और जिससे कि यहां सो रहे हजारों की संख्या में लोगों में अफरा तफरी भी मच गई। दरअसल आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर पहुंचने वाला गंगा जल पूरी तरह से भीमगोड़ा बैराज से रेगुलेट होकर आता है और भीमगोड़ा बैराज उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन है। खबर देहरादून से है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व डीजीपी अनिल रतूड़ी की पुस्तक भंवर एक प्रेम कहानी का राजधानी देहरादून के IRDT सभागार में लोकार्पण किया और इस मौके पर मुख्य सचिव SS संधू व अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अनिल रतूड़ी को बधाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही अच्छा उपन्यास अनिल रतूड़ी के द्वारा लिखा गया है जिसमें से तमाम जीवन के सच्चाइयों को पुस्तक में रखा गया है और इस प्रकार की पुस्तक को आगे भी लिखते रहना चाहिए। बहुत ही अच्छा उपन्यास आज श्री अनिल रतूड़ी जी द्वारा इसको रचित किया गया है, लिखा गया है। उसका यहाँ पर विमोचन हुआ है। उसमें बहुत सारे विषय वस्तु पर प्रकाश डाला है, तमाम ऊंचाइयों पर और तमाम जीवन की जो सच्चाइयाँ हैं उसको उन्होंने उस पुस्तक के माध्यम से रखा है। मैं उनको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भी इसी प्रकार की पुस्तकों का लेखन करते रहें। खबर देहरादून से है जहां देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर देहरादून के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि भी दी गई है। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने नेतृत्व में देश को आगे ले जाने का काम किया, जबकि संचार में संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। और कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा है कि मौजूदा सरकार डिजिटल इंडिया का सपना तो देख रही है, लेकिन सरकार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के संचार क्षेत्र में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से विफल है। यही कारण है कि देश की सबसे बड़ी सरकारी संचार कंपनी BSNL की स्थिति आज ठीक नहीं है। राजीव तेरा ये बलिदान याद करेगा हिंदुस्तान, जब तक सूरज चांद रहेगा राजीव तेरा नाम रहेगा। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है आज सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो शायद जनता को ये बताने का प्रयास करते आ रहे हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ,
लेकिन उन्हें ये जनता को ये समझना होगा और हमें कांग्रेस वालों को ये जनता को समझाना पड़ेगा। ये मुझे लगता है कि देश 1947 में आजाद हुआ था और वहां से उठा करके इस देश को कांग्रेस पार्टी ने आज 2022 के दौर में लेके आए हैं, जहां पे एक सुई नहीं बनती थी, जहां पे हम अनाज भी दूसरे देशों से मंगवाते थे, आज वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर है। तो ये देन किसकी है? ये नेहरू जी की देन है, इंदिरा जी की देन है, राजीव जी की देन है। और संचार क्रांति की मैं बात करूं, आज डिजिटल इंडिया की बात तो आप करते हैं, लेकिन संचार क्रांति की जो शुरुआत राजीव गांधी जी ने की थी, आप उसको आज दुरुस्त करने में अक्षम है। क्योंकि खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ पैदल मार्ग में भारी गंदगी फैली हुई है और जिस कारण यात्रियों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को केदारनाथ पैदल मार्ग में फैली अव्यवस्थाओं की शिकायत की और उन्होंने कहा है कि पैदल मार्ग में चारों ओर गंदगी फैली होने से तीर्थयात्री परेशान हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा है कि वे यात्रा मार्ग में सुलभ इंटरनेशनल की व्यवस्थाओं से खासी नाराजगी भी है। जब उन्होंने गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग का भ्रमण किया तो जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, जबकि मृत घोड़े खच्चरों को मंदाकिनी नदी में फेंका जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो घोड़े खच्चर यात्रा के दौरान मर रहे हैं उनका दाह संस्कार होना चाहिए, जबकि यात्रा मार्ग में गंदगी का जल्द समाधान भी किया जाए। के लिए मैंने हिदायत दी है और जिला पंचायत अध्यक्षा जी ने बात कही है और इसके साथ साथ सबसे बड़ी हिदायत मैंने ये दी है कि मोबाइल फोन को उठाएं, क्योंकि बहुत से अधिकारी जो है मोबाइल फोन को ऑफ कर देते हैं। तो हमने हिदायत दी है कि लोगों की बात को सुने, समस्या को सुने, उसका निदान करें और ये हिदायत दी है कि मोबाइल फोन अगर आप उठा नहीं सकते हैं तो कॉल बैक करें। तो इसकी इंस्ट्रक्शंस जो है सभी अधिकारियों को दे दी। खबर पौड़ी से है, जहां पर सतपुली तहसील चौबट्टा खाल क्षेत्र की 2 माह से गायब नाबालिग किशोरी को सतपुली पुलिस ने बिहार से बरामद कर लिया है और जबकि मामले का आरोपी युवक फरार हो गया है और पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका। बृहस्पतिवार को युवती को जिला जज के सम्मुख भी पेश किया गया। उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के पंजीकरण 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिए गए हैं, जिसके चलते अन्य प्रदेशों से आए यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद तमाम सवाल प्रदेश सरकार के ऊपर उठाए जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर के भाजपा के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के बाद अगर यात्री चारधाम यात्रा पर चले जाते हैं तो ज्यादा लोगों के रुकने की व्यवस्था पहाड़ में नहीं होती है, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश में तमाम सुविधाएं मौजूद ही हैं और इसी के मद्देनजर उनको यहां रोकने के इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, ऊपर पहाड़ में अगर यहाँ से चले जाते हैं रजिस्ट्रेशन के बाद और वहाँ दर्शन के लिए केदारनाथ बद्रीनाथ जी में उतनी व्यवस्था नहीं होती, वहाँ उनके लिए अधिक कठिनाई हो सकती है। लेकिन हरिद्वार ऋषिकेश में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उनके रुकने की हैं, धर्मशालाओं की कोई कमी नहीं है, ना हरिद्वार में है ना ऋषिकेश में है, और चिकित्सालय एम्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर है। इसलिए जितनी सुविधा यहाँ पर है, थोड़ा कष्ट होगा उनको, 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन उनकी यात्रा सुगम करने के लिए ही हरिद्वार ऋषिकेश में रोकने की व्यवस्था की गई है। खबर रुद्रपुर से है, जहां कोतवाली क्षेत्र में युवक की हत्या कर शव सड़क के किनारे फेंकने का शनिवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया है और हत्याकांड को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी सहित 3 फरार चल रहे हैं। और युवक की हत्या कबाड़ के 40 रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद की गई थी और पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर शव बरामद करने के बाद हत्या में प्रयुक्त चाकू ईंट बरामद किया है। और एसएसपी ने बताया है कि 18 मई की रात कबाड़ के रुपयों को लेकर के मृतक सद्दाम और नवाब के बीच विवाद हो गया था।
उत्तराखंड में चंपावत चुनाव के बाद विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र गैरसैंण में आने वाली 7 जून को हो सकता है और इसके लिए विधायी विभाग ने विधानसभा को प्रस्ताव भी भेजा है और इस प्रस्ताव को राज्यपाल से मंजूरी मिलने का इंतजार भी किया जा रहा है। इस बार धामी सरकार ने आम जनता के बजट के लिए आम जनता के सुझावों को जगह देने की पहल की है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में समाज के लगभग हर तबके से आए सुझावों पर गौर किया गया है और 7 जून को बजट होना है और 1 महीने जून में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन बजट सत्र की तैयारी भी है और धामी सरकार तैयारी भी कर रही है। वहीं विपक्ष भी हमला बोलने में लगा है। आज इसी को लेकर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। मार्च 2020 में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश करने के दौरान चमोली जिले की गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का ऐलान किया था। लंबे वक्त से गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाने को लेकर मांग चल रही थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद यहाँ के लोगों में कई उम्मीदें जगी। जून के महीने में गैरसैंण में विधानसभा का ग्रीष्मकालीन बजट सत्र होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, जिसको लेकर धामी सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता के इस बजट में जनता के सुझाव के लिए और आगामी बजट सत्र में इनका समावेश किया जाएगा। सिलेंडर भी महंगा हो रहा है, पेट्रोल की सब चीज ही महंगी हो रखी है, तो वो क्या कहेगी आम जनता? यही कहेगी महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ जी मैम, सभी चीजों पर होना चाहिए जो ज्यादा हो रखी है फिलहाल। हाँ जी हाँ जी, फीस भी बहुत बढ़ा रहे हैं आजकल, सभी चीजें बढ़ रही हैं। और किचन की अगर बात, हाँ जी, किचन के सामान भी बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। गैरसैंण में होना ही है जो हमारा अगला सत्र है, बजट सत्र है। टेंटेटिव ज़रूर कह सकते हैं कि 7 तारीख आप लोगों को टेंटेटिव डेट की खबर आई है, लेकिन अभी आधिकारिक नहीं है। हमें किसी तरह से अभी इसको नहीं कह सकते कि पुख्ता है कि 7 ही तारीख को होगा, क्योंकि अभी एक प्रोसेस शुरू हुआ है और वो प्रोसेस तभी पूरा होता है जब उस पर गवर्नर साहब की मुहर लगती है। तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो अभी ये टेंटेटिव डेट है और जैसे ही कुछ होता है तो मैं आपके बीच में आकर आपको इन्फॉर्म करूंगी। पहले विधानसभा क्षेत्र में सरकार ने वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही लेखानुदान पास किया था। शेष महीनों के लिए सरकार को बजट पारित कराना है, जिसकी जून के महीने में पहले सप्ताह में 10 जून को होने की संभावनाएं जताई जा रही थीं। लेकिन प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होने के चलते इसमें बदलाव करना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के लिए आम जनता की राय के अलावा उद्योग, व्यापार, पर्यटन, खेती-बाड़ी और तमाम क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों के भी सुझाव लिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के लिए गैरसैंण में यह पहला विधानसभा बजट सत्र होगा, जिसके लिए सरकार तैयारियां कर रही है। तो वहीं विपक्ष भी महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर धामी सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गई है। ये तो भारतीय जनता पार्टी सदैव जुमलेबाज है, जुमले इनके रहते हैं। ये पहले 2017 में भी इसी तरह के बात की थी कि हम जनता से पूछ करके बजट बनाएं। जनता ने कब कहा कि महंगाई बढ़ाओ? जनता ने कब कहा कि बेरोजगारी बढ़ाओ? जनता ने कब कहा कि पलायन को आप मत रोको? जरा बताएं ना। केवल खनन प्रेमी, शराब प्रेमी सरकार है। उनसे पूछ लें कि शराब कैसे बढ़ानी है, खनन का कैसे अवैध काम करना है, ये उनसे पूछे। निश्चित रूप से जब आम जनता की राय लेकर बजट बना रहे हैं तो आम जनता की राय का समावेश उस बजट में दिखाई देगा। आम जनता की आकांक्षाओं के अनुकूल वो बजट होगा। जो हमारे सामने चुनौतियां हैं उनसे पार पाने का बजट होगा। और जो हमारा लक्ष्य है 2025 में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसको प्रदर्शित करने वाला बजट होगा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र जून के महीने में होने वाला है, जिसके लिए सरकार की ओर से पहले ही बजट पूर्व संवाद के जरिए आम जनता की राय ली गई, जिन्हें बजट में शामिल किया जाएगा। जहां एक तरफ धामी सरकार इस बजट सत्र के लिए
तैयारियां कर रही है, तो कांग्रेस भी अब विपक्ष की मजबूत भूमिका के साथ सत्र में जनता के मुद्दों को उठाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि यह बजट सत्र 4 दिन का हो सकता है। अब देखना यह होगा कि जनता के सुझाव लेने के बाद सरकार इस बजट को कैसे जनता के लिए कल्याणकारी बनाती है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट। और सीधा चलते हैं रायपुर, जहां पर भूपेश बघेल ने जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया है और वर्चुअली माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया, और जिसमें इस कार्यक्रम में कई मंत्री और नेता भी मौजूद रहे। आवश्यक सहयोग करेंगे। साथ में सिविल सोसाइटी और एनजीओ के जो लोग हैं उनकी अहम भूमिका रहेगी, क्योंकि उनके पहल और स्थानीय सक्रियता के बिना ये कार्यवाही या इस टाइप के कंजर्वेशन एफर्ट्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। अतः मैं आप सभी से एक छोटी सी इतनी सी उम्मीद के साथ और शुभकामना सहित मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वन मंत्री महोदय से अनुरोध कि वे आशीर्वचन के 2 शब्द हमको कहें। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, मंत्रिमंडल के हमारे साथी आदरणीय भाई रविंद्र चौबे जी, आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी, आदरणीय भाई शैलेश पांडे जी, आदरणीय भाई राम गोपाल अग्रवाल जी, माननीय सुब्रत साहू जी, वन विभाग के हमारे सभी सम्मानित अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए सभी सम्मानित अतिथिगण। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में हम मनाते हैं और इसको विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के रूप में भी कहा जाता है, मनाया जाता है। विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, इनकी सारी प्रजातियां इसके अंतर्गत आती है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए भी ये बहुत आवश्यक है और अनेक वैज्ञानिकों का ऐसा मत है कि जैव विविधता की कमी के कारण बाढ़, सूखा और तूफान की प्रवृत्ति जैसे आपदाओं का भी खतरा बढ़ता है। विभागीय कार्रवाई के बारे में विभाग की ओर से सारी जानकारी आपको दी गई है। राज्य के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।